जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकम धनचौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गण जातियां, उसमें से अपने बहुत ही महत्वपूर्ण गण जाति सिवी गण जाति के बारे में एक क्लास बनाई थी। आज अपनी अगली क्लास होगी मालव गण जाति के बारे में, और आज अपन जानेंगे मालव गण जाति कहां पर निवास करती थी और ये क्या क्या इसके साक्ष्य मिले हैं और किस प्रकार के इनके प्रमाण देखे गए हैं, और कौन से ऐसे स्थल हैं जहां पर इनके बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। चूंकि अपन ये पहले पढ़ चुके हैं तो, लेकिन अब गण जाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपना नया टॉपिक होगा मालव गण जाति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर इसमें से क्वेश्चन किए गए हैं अच्छे लेवल के। तो आज का अपना कौन सा है? मालव गण जाति। ठीक है, अपन अक्सर ज्यादातर मालव जनपद भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम क्या रखेंगे? मालव गण जाति। ठीक है, अब इसके राजस्थान, चूंकि देखो अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इसका राजस्थान में क्षेत्र कहां रहा, यानी ये मालव गण जाति राजस्थान में कहां निवास करती थी, ये कहां पर रहती थी, उसके बारे में देखते हैं पहले। तो ये मुख्यतः टोंक, जयपुर और अजमेर के इलाकों में रहती थी, यानी इनके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यतः पूर्वी राजस्थान। कहां पर निवास करती थी? पूर्वी राजस्थान में निवास करती थी। ठीक है, मैं एक बार ये आपको बता ही देता हूं कहां पर निवास करती थी। पूरा भारत ही बना लेते हैं क्योंकि ये अभी भी काम आएगा थोड़ा बहुत, भारत का मैप। ठीक है, ये भारत है। देखिए राजस्थान का जो इलाका है, यह आपका राजस्थान है जो कि भारत के पश्चिमोत्तरी इलाकों में स्थित है। ठीक है, अब ये गण जाति राजस्थान के कहां पर निवास करती थी? इस वाले इलाके में निवास करती थी, यानी मैं कह सकता हूं कि पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अब देखो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान में इसकी राजधानी जो मानी गई है वो था मालवनगर। तो मैं राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी मालव नगर। क्या राजधानी थी इसकी? मालव नगर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नगर टोंक। क्या कहा जाता है? नगर के नाम से जाना जाता है। और ये नगर कहां स्थित है? टोंक में स्थित है। इसे प्राचीन काल में करकोट नगर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? करकोट नगर। क्या कहा गया है? करकोट नगर भी कहा गया है। ठीक है, फिर से मालव गण जाति कहां पर निवास करती थी? तो मालव गण जाति टोंक, जयपुर, अजमेर वाले इलाकों में निवास करती थी। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्वी राजस्थान। क्या पता आपको जिला नहीं दे और राजस्थान के इलाके दे दे, भाई पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या मध्य राजस्थान। तो ये पूर्वी राजस्थान में निवास करती थी। इसकी राजधानी क्या थी? मालव नगर थी, यानी मालव नगर, जिसको आज अपन किस नाम से जानते हैं? नगर टोंक के नाम से भी जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा नगर टोंक स्थल, जो कि एक सभ्यता स्थल भी है, उसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है। उसके बारे में थोड़ा बहुत और भी जानकारी लेंगे कि नगर टोंक से 6000 मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, जो विश्व और संसार में सबसे छोटे आकार में और सबसे हल्के यानी लाइट वेट के सिक्के मिले हैं। ठीक है, ताम्र सिक्के, जिन पर मालवाना जनपद से गणराज्य ऐसे कुछ नाम दिखाई देते हैं और 40 सरदारों के भी नाम लिखे हुए हैं। इसी नगर को करकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो था राजस्थान में, लेकिन ये अपन बात करते हैं ये मूल जाति कहां की। ये मालव गण जाति मूलतः प्रारंभ में कहां निवास करती थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में आने से पूर्व ये कहीं ना कहीं निवास करती थी। फिर वहां से आवर्जन करके कहां पर आ गई? राजस्थान में आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनजाति, आपने ये तो सुना होगा भाई, सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब और रावी। ठीक है, ये ऐसे कुछ नदियां हैं आपकी जो कि सिंधु में आकर मिलती है, जिसको अपन सप्त सैंधव मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो चेनाब और रावी नदियों के मध्य कौन कौन सी? चेनाब
और रावी नदियों के संगम पर, जहां पर चेनाब और रावी नदियों का संगम होता है उसके पास में ये मालव जनजाति निवास करती थी। तो मैं कह सकता हूं पंजाब वाले इलाकों में। जैसे आपने पढ़ा सिवी जनजाति, तो सिवी जनजाति प्रारंभ में कहां निवास करती थी? तो वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में निवास करती थी। ये जनजाति कहां निवास करती थी? चेनाब और रावी नदियों के संगम यानी मध्य में निवास करती थी। ठीक है, वही पंजाब वाला इलाका। तो मैं कह सकता हूं कि ये जनजाति मालव जनजाति प्रारंभ में, या मालव जनजाति का मूल निवास चेनाब व रावी नदी का, रावी नदी के मध्य का भाग यानी पंजाब। अब देखो पंजाब बहुत बड़ा है, तो मोटे तौर पर अपन पंजाब ही लिखेंगे। ठीक है, पंजाब यानी 5 नदियों का जो आब है, जो नदियों का एरिया है उसमें निवास करती थी। तो ये पंजाब वाला इलाका है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है, ध्यान रखना, भारत में नहीं है, पाकिस्तान वाले पंजाब में स्थित थी। ठीक है, तो मालव जनजाति का मूल निवास चेनाब और रावी नदियों के मध्य भाग यानी पंजाब में स्थित था। फिर क्या हुआ जी भाई, ये यहां से चलकर राजस्थान में क्यों आए? तो इसका भी पीछे एक कारण था। कारण क्या था? जब यूनानियों के आक्रमण हो रहे थे, सिकंदर के आक्रमण हुए, तो उस समय सिकंदर के जब आक्रमण हुए तो सिकंदर ने कहां तक, यहां तक सतलज नदी तक, रावी नदी तक क्या किया उन्होंने, यहां तक के इलाकों को रोंद डाला था। तो उनसे परेशान होकर साथ में जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ अभियान किए, तो उनसे डरकर कहां पर आ गए, ये परेशान होकर राजस्थान की तरफ आ गए। और राजस्थान में कहां पर? जयपुर में आकर, जयपुर में जो टोंक उसके आसपास का क्षेत्र, टोंक तो नामक जिला था नहीं पहले, जयपुर भी नहीं था, केवल ये ढूंढाड़ वाला इलाका माना जाता था पहले, क्योंकि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी। अलग अलग धारणाएं हैं कि ढूंढ नदी कारण यहाँ पर ढूंढाड़ कहलाए ये इलाका। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर ढूंढ नामक कोई राक्षस हुआ करता था, उसके कारण ये ढूंढाड़ कहलाया। ठीक है, तो अलग अलग कुछ ढूंढ माता के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि अपने ढूंढ भी तो पूछते हैं। तो उसी प्रकार की कुछ धारणाएं हैं अलग अलग, तो उसी आधार पर इसको ढूंढाड़ माना जाता है। तो ढूंढाड़ वाले इलाकों में आकर ये रुक गए। ठीक है, तो प्रव्रजन का कारण क्या था? ये मूल स्थान कहां पर स्थित था? पंजाब वाले इलाकों में निवास करते थे। ठीक है, लेकिन सिकंदर व चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों से परेशान होकर ये राजस्थान के मगरछल, जयपुर में आकर निवास करने लगे। तो राजस्थान में मालव जनजाति का प्रारंभिक केंद्र क्या रहा? मगरछल, जयपुर रहा। यहां से फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने इनका जो विस्तार हुआ, तो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? मालव नगर बना ली, जिसको आज अपन क्या कहते हैं? नगर टोंक कहते हैं। क्यों अपन इसको मालव को, इस नगर टोंक को राजधानी क्यों मानते हैं? देखो अपने पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन अपन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि इनकी राजधानी क्या रही होगी। अपन इनका प्रारंभिक निवास राजस्थान में मगरछल, जयपुर रहा। इसके लिए क्या प्रमाण है? तो इनकी प्राचीन मुद्राएं और कुछ मुहरें मिली हैं और कुछ ताम्रपत्र भी मिले यहां से, जो थोड़े
इस काल से नगर टोंक से थोड़े प्राचीन है। तो इससे पता चलता है कि प्रारंभ में ये यहां पर आकर रुके, फिर बाद में इन्होंने मुख्य केंद्र किसको बना लिया, नगर टोंक को बना लिया, रेड टोंक को बना लिया, इन वाले इलाकों को क्या बना लिया, इनको मुख्य केंद्र बना लिया। ये कैसे पता चला, तो इसके लिए पता चला कि नगर टोंक से 6000 मालव गण के सिक्के मिले हैं जिन पर मालवाना जनपद से मालवाना गणेश से नाम लिखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इन्होंने अपनी यहां पर टकसाल लगाई और यहां से बड़ी मात्रा में सिक्के डाले। तो टकसाल कहां लगाते, अक्सर राजधानियों में लगाया करते थे टकसालें। तो इसी कारण इतिहासकार ने इसको नगर टोंक को क्या माना है, राजधानी माना है। ठीक है, आगे समझे। इसी प्रकार अब देखो, मगरछल जयपुर को आकर निवास करे, यानी इनका प्रारंभिक केंद्र राजस्थान में क्या था, मगरछल जयपुर था। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने अपना मुख्य केंद्र नगर टोंक को बनाया। ठीक है, किसको बनाया, नगर टोंक को बनाया। और ये नगर टोंक उस समय मालव गण जाति किस नाम से जाना जाता था, तो मालव गण जाति निवास करती थी, उसको मालव नगर कहते थे। क्या कहते थे, मालव नगर। और प्राचीन काल में इसको क्या नाम दिया गया है, मालव नगर व करकोट नगर दिया गया है। ठीक है, यहां से एसीएल कार्लाइल को बड़ी मात्रा में 6000 ताम्र सिक्के मिले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा आगे चले अपन। यस, अब ये तो था, देखो मालव गण जाति कहां निवास करती थी। अब अपन बात करेंगे कि मालव गण जाति का बारे में कोई और भी उल्लेख करता है कि, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। अब फिर अपन देखेंगे कि मालव गण जाति की जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, नगर टोंक और रेड टोंक के बारे में। ठीक है, उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि अपन ने बहुत पहले पढ़ लिया है ये, जब अपन ने राजस्थान के एंशिएंट सिविलाइजेशन की सभ्यताएं पढ़ी, लोहे युगीन सभ्यताएं पढ़ी, तो लोहे युगीन सभ्यताओं में इनको पढ़ लिया था। ठीक है, देखो मालव गण जाति, अब देखो मालव गण जाति है, उस गण जाति को पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में एक आयुध जीवी जाति बताया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि देखो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में बहुत सारी और भी जातियों को उल्लेख किया है, जैसे योद्धे, अर्जुनायन, इनके बारे में भी उसने क्या है, बताया है। ठीक है, तो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में मालव गण जाति को एक आयुध जीवी जाति बताया है। क्या बताया है, एक आयुध जीवी जाति बताया है। किसने, पाणिनि ने। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, ये बहुत बाजी आ चुका है, पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछे गए क्वेश्चन है कि पाणिनि का कौन सा ग्रंथ है, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है, पाणिनि का। मालव गण जाति को इसने क्या कहा है, आयुध जीवी जाति का है। ठीक है, अब देखो मालव गण जाति के राजस्थान में दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, एक तो नगर टोंक और एक रेन टोंक। नगर टोंक के बारे में पढ़ते अपन पहले, क्योंकि अपन इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्यों, मुख्य केंद्र है। नगर टोंक क्या थी, मालव गण जाति की राजधानी क्या थी, तो आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा, मालव गण जाति की राजस्थान में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो नगर टोंक हुआ करती थी। ठीक बात है, फिर पूछेगा मालव गण जाति की टकसाल कहां थी, मिंट। टकसाल को क्या बोलते हैं, मिंट। तो मालव गण जाति की टकसाल कहां स्थित थी, तो नगर टोंक में ही इनकी टकसाल स्थित थी। क्यों, कैसे पता चला, कि यहां से इनके 6000 ताम्र सिक्के मिले हैं। मालव गण जाति की यहां से कितने, 6000 ताम्र सिक्के मिले हैं। नगर टोंक से क्या मिले हैं, 6000 ताम्र सिक्के मिले हैं, जो संसार में
यानी पूरे विश्व में, संसार बोल दो या पूरे विश्व में बोल दो, अब तक जितने भी कॉइन्स मिले हैं, जितने भी सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों में सबसे छोटा आकार और सबसे कम वजन वाले सिक्के किसके हैं? इसी मालव गणजाति के हैं, जो कहां से मिले अपन को? नगर टोंक से मिले हैं। तो एक बहुत ही विशेष फैक्ट है ये। तो 6000 ताम्र सिक्के मिले जो संसार के सबसे छोटे आकार के व सबसे कम वजन के, कम वजन या भार बोल दो, कम वजन के सिक्के हैं। तो यहां से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में, अगर ये ऐसे नहीं पूछी तो ऐसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में कौन सी गणजाति है जिसके सिक्के संसार में सबसे छोटे आकार के और सबसे कम वजन के सिक्के हैं? तो मालव गणजाति है। ठीक है, आपको ऐसे भी नहीं पूछ, 6000 ताम्र सिक्के मिले हैं, कहां से मिले हैं, किसने खोजे थे? तो एसीएल कार्डलाइन ने खोजे थे। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, 6000 है संख्या में, जो संसार के सबसे छोटे आकार। अब देखो, इतनी बड़ी संख्या में एक जगह से इतने सिक्के मिलना बड़ी रोचक बात है। और ये किस चीज को दर्शाता है कि संभवतः यहां पर कोई टकसाल रही होगी। देखो, इतनी बड़ी मात्रा में पैसे या सिक्के कहां से मिलेंगे? तो वो तो बैंक है जहां से मिलेंगे। बड़ा बैंक कहां है? तो ये बैंक का मतलब होता है जहां से सिक्के डाले गए हों या जहां पर सिक्के बनाए जा रहे हों। तो अब तो क्या है कि बैंकों की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उस पर चर्चा नहीं। लेकिन प्रारंभ में जब बैंक खुलते थे, जब अपना रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो प्रारंभ में जो रिजर्व बैंक जो पैसे डालता था या जो सिक्के बनाता था, वो तो उसी के पास मौजूद रहते थे, उसी संस्था में। तो मान लो त्रासदी हो जाए और बाद में आने वाली सभ्यताएं जब खोजे तो पता चले कि ओहो, यहां से तो पैसे निकले, यहां तो कॉइन्स मिले हैं। तो क्या अनुमान लगाएंगे कि शायद यहां से बड़ी मात्रा में मिले, तो यार यहां से तो क्या हो सकता है, यहां से क्या पता इनकी ढलाई की जाती होगी, यहां पर इनकी क्या रही होगी, टकसाल रही होगी। इसी प्रकार का अनुमान यहां से लगाया गया। ठीक है, 6000 बड़ी मात्रा में मिले। ठीक है, दूसरी बात, यहां से जो सिक्के मिले उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? तो उन सिक्कों पर मालवाना, मालव, एक तो मालव गणस्य, क्या क्या लिखा हुआ है? मालव गणस्य व मालवाना, मालवानाम, यहां पर इधर लिख देता हूं, मालवानाम, मालवानाम जय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मालव गणस्य और मालवानाम जय लिखा हुआ है। तथा कुछ सरदारों के नाम, जैसे जैसे माघ, मंजुप और मापजय, माघ, मंजुप और मापेजय अंकित है। माघ, मंजुप, माघ, मंजुप और मापेजय जैसे सेनापतियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों पर क्या क्या लिखा हुआ है? तो आपसे सीधा ही क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई मालव गणजाति के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? तो मालव गणस्य, तो इससे पता चल रहा है कि ये गणजाति थी या गण था कोई। मालवा नाम जय, यानी मालव जनपद की क्या हो, जय हो। और कुछ सरदारों यानी सेनापतियों के नाम लिखे हुए हैं, जिसे माघ, मंजुप और मापेजय। आपसे सीधा क्वेश्चन कर सकता है, कौन सी गणजाति के सिक्कों पर माघ, मंजुप और मापेजय नामक सेनापतियों के नाम उल्लेखित हुए हैं? तो कौन सी गणजाति? मालव गणजाति। बेटा ये क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे अब की बार। ठीक है, वो लेवल गया तुम्हारा कि संसार के सबसे छोटे और सबसे हल्के आकार के सिक्के किस स्थल से मिले हैं? तो नगर टोंक से। ये तो आपने खूब रटा हुआ है। अब पूछेगा कि वह कौन सी गणजाति है जिसके सिक्के संसार में सबसे छोटे हल्के आकार के हैं? तो आपने तो नगर टोंक तो ये पढ़ा है कि नगर टोंक से मिले, लेकिन
आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सी गणजाति है। तो मालव गणजाति है, और इस मालव गणजाति के नाम क्या क्या लिखे हुए हैं, मालवाना गणस्य। यहां पर कुछ चेंज करके भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना मालव गणस्य लिखा हुआ है और मालवाना जे लिखा हुआ है। और कुछ सरदारों के जैसे नाम माघ, मंजूप और मापे जैसे सेनापतियों के नाम भी उल्लेखित हुए हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, ये तो था पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, और इसके अलावा नगर टोक की जानकारी। क्योंकि देखो नगर टोक के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, किसने खुदाई की, यहाँ पर क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उतना अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि बार बार इनका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इनको बस आप रिविजन करते रहे। अब देखिए, अभी जो एक गणजाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण एक स्थल और कौन सा है, तो वो है आपका रेड टोंक। कौन सा है, रेड टोंक है। देखो रेड टोंक से क्या प्राप्त हुआ है, तो रेड टोंक से सिक्के और भी प्राप्त हुए, लगभग 3075 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इनमें से 300 मालव सिक्के हैं। 300 मालव गण के सिक्के मिले हैं। कितने, 300 मालव गण के सिक्के मिले हैं, और यहां से शीशे की यानी लेड की मोहर भी मिली है, मोहर या सील मिली है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालवा नाम जनपदस अंकित है। इससे पता चलता है कि ये जो रेड टोंक है ये कब से कब तक आबाद रहा है यहां पर, तो 3री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी तक ये स्थल क्या रहा, आबाद रहा। ठीक है, तो रेड टोंक से क्या मिले हैं, 300 मालव गणपत के सिक्के मिले हैं, और यहां से शीशे लेड की एक सील भी मिली है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में मालवा नाम जनपद से अंकित है। ठीक है, रेड टोंक के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे, किसने खुदाई की ये तो अपन पढ़ चुके हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर ध्यान रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि मालव गणजाति के राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं, लेकिन मालव गणजाति का जो मूल निवास स्थल था पंजाब, वहां से मालव गणजाति का एक भी सिक्का नहीं मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो नोट लगा के लिख लेना आप, क्योंकि आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा, मालव गणजाति के सिक्कों के प्राप्ति के संबंध में कौन से कथन सत्य या असत्य हैं, तो लिखना, वो लिखेगा भाई मालव गणजाति के रेड टोंक से मालव गणजाति के 300 सिक्के मिले हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा, नगर टोंक से मालव गणजाति के 6 सिक्के मिले हैं, जो कि संसार में सबसे छोटे और सबसे हल्के आकार के हैं। ठीक है, सबसे हल्के वेट के हैं। और तीसरा ऑप्शन देगा कि मालव गणजाति का मूल स्थल पंजाब में मालव गणजाति के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं, तो नहीं बेटा जी, तीसरा ही गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपसे, तो नोट लगा के लिख लेना, राजस्थान में मालव गणजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, लेकिन मालव गणजाति के मूल निवास पंजाब क्षेत्र से एक भी सिक्का
नहीं मिला, एक भी सिक्का नहीं मिला या कुछ कुछ भी कोई भी सिक्का नहीं मिला है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहां पर। तो यहां से पंजाब से कोई किसी प्रकार के सिक्कों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यही उलझाएगा एग्जामिनर, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। एग्जामिनर ज्यादातर नोटों को जरूर ध्यान रखिए, जो भी नोट लगाए जाते हैं, नोट का मतलब ये नहीं कि 500-200 का नोट लगा रहा हूं मैं, यहां पर नोट लिखा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपको कथन और निष्कर्ष वाले वाक्य में फंसा सकता है, ठीक है भाई। कथन दे सकता है मालव जनजाति के बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं, फिर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष दे सकता है कि पंजाब वाले क्षेत्र में भी इसकी बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर निष्कर्ष गलत है, कथन सही है, ठीक है। बड़ी मात्रा में सिक्के मिले हैं, लेकिन वो पंजाब वाले इलाकों से नहीं, राजस्थान वाले इलाकों से मिले हैं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप हर चीज से और हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो राजस्थान में मालव जनजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, लेकिन मालव जनजाति के मूल निवास पंजाब से इनके कोई भी सिक्के नहीं मिले हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मालव जनजाति ने यह माना जाता है कि इसने एक संवत का प्रारंभ किया, जो मालव संवत के नाम से जाना किया, और इस चीज का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में हुआ है। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि मालव जनजाति ने अपने नाम से एक संवत चलाया जिसको मालव संवत कहते हैं, और इस चीज की जानकारी अपन को कहां से मिली है, मंदसौर अभिलेख से मिली है। यही मालव संवत बाद में जाकर क्या बन गया, इसी मालव शाखा की एक शाखा हुआ करती थी जो उज्जैनी शाखा में निवास करती थी। उस वहां के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, इसको बड़े से विक्रमादित्य द्वारा क्या हुआ, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इस संवत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विक्रम संवत कर दिया गया। इसी विक्रम संवत को अपन कृत संवत और आपकी मालव संवत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस अपन मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि मालव जनजाति ने एक संवत का प्रारंभ किया जिसे मालव संवत कहा गया, ठीक है। और इस मालव संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखना 57 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी मालव संवत को प्रसिद्धि किस नाम से मिली है आज इसको अपन क्या कहते हैं, विक्रम संवत कहते हैं। क्या कहते हैं, अपन ने इससे पहले एक शक संवत पढ़ा था, आज अपन पढ़ रहे थे विक्रम संवत। विक्रम संवत प्रारंभ में किस नाम से जानेगी, तो मालव संवत। विक्रम संवत नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विक्रम संवत नाम पड़ा, इसे मालव जनजाति की एक शाखा हुआ करती थी उज्जैन में। तो उज्जैन की मालव जनजाति के शाखा के शासक चंद्रगुप्त, शाखा के शासक विक्रमादित्य, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, विक्रमादित्य द्वारा शकों को, किसको, शक जाति हुआ करती थी पहले, तो शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में इसे विक्रम संवत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, विक्रम संवत कहा जाने लगा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो 57 ईसा पूर्व में हुई।
विक्रम संवत की शुरुआत किस गणजाति ने की? तो मालव गणजाति ने की। प्रारंभ में विक्रम संवत को किस नाम से जाना जाता था? मालव संवत के नाम से जाना जाता था। फिर इसका ये विक्रम संवत कैसे प्रचलन में आया? तो कहते हैं कि मालव गणजाति की जो उज्जैनी शाखा थी उसके एक शासक हुआ करते थे, कौन? विक्रमादित्य। इसी विक्रमादित्य ने क्या किया? शक को परास्त किया और भारत से खदेड़ दिया। किसको परास्त किया? शक जाति को परास्त किया, ठीक है। उनको यहां से क्या कर दिया? खदेड़ दिया। उसी की याद में, उसी की उपलक्ष्य की, विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया? इस मालव संवत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विक्रम संवत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विक्रम संवत कर दिया गया। इसी विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत संवत भी कहते हैं। इसी विक्रम संवत को क्या कहते हैं? कृत संवत भी कहते हैं, ठीक है। ये इतनी सी चीज आप जरूर ध्यान रखना। फिर से आप देख लेना, रेड टॉक 300 मालव गण को सिक्के मिले, यहां से शीशे की लाइट की सील मिली जिस पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है? मालव नाम जनपद से अंकित है। राजस्थान में मालव गणजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले, लेकिन मालव गणजाति के मूल निवास पंजाब से इसका एक भी सिक्का नहीं मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि मालव गणजाति ने एक संवत का प्रारंभ किया, ठीक है। जो संवत किस नाम से जाना गया? मालव संवत के नाम से जाना गया। इसका प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ। इसी मालव गणजाति की उज्जैनी शाखा के शासक विक्रमादित्य ने क्या किया? शकों को परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया? शकों को परास्त किया। तो उसी की याद में या उसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया? इस मालव संवत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विक्रम संवत कर दिया गया। इसी मालव संवत को अपन क्या कहते हैं? विक्रम संवत भी कहते हैं, कृत संवत भी कहते हैं, ठीक है। ये तो था रैंड टॉक से मिले प्रमाण, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी आगे चले। यस, और ये तो था रेड टॉक। अब अपन एक फैक्ट और रह गया है, बाकी आपकी जो मालव गणजाति है वो कंप्लीट है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, ये नोट लगा हुआ, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अब इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके, ठीक है। और ये आपका जो विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई, ये था उसके बारे में, ठीक है। ये जरूर ध्यान होना चाहिए आपको, विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई, शक संवत की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो शक संवत की शुरुआत तो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से मानी जाती है। शक संवत उसको इसलिए कहा गया कि शकों द्वारा इसका इस्तेमाल ज्यादा किए जाने के कारण शक संवत कहा गया उसको। यह थी मालव संवत, जिसे अपन विक्रम संवत भी कहते हैं। तो मालव संवत का प्रारंभ मालव ने किया, विक्रमादित्य द्वारा इसका शकों की विजय के उपलक्ष्य में क्या कर दिया गया? इसका नाम विक्रम संवत कर दिया गया। अब देखो, आपने एक यूप स्तंभ पढ़ा होगा, नांदसा यूप स्तंभ लेख, ठीक है। कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा, राजस्थान से है। और कब का है? 225 ईस्वी का, ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि इसकी स्थापना सोम, किसने की? सोम ने की। तो ये सोम कौन था? तो सोम मालव जाति का व्यक्ति था। कौन था? मालव गण जाति का, ठीक है। किसका था? मालव गण जाति का व्यक्ति था। और इसने क्या किया था? यहां पर एक यष्टि की स्थापना की और षष्ठी राग यज्ञ का संपादन किया। इसने, सोम ने क्या किया? एक यष्टि की स्थापना की और एक क्या किया? षष्ठी राग यज्ञ। क्या किया? षष्ठी राग यज्ञ किया, लगभग 61 दिन का क्या किया? यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ जब कंप्लीट हो गया तो उसने एक यूप स्तंभ लगाया। यूप स्तंभ लगाकर फिर उसने क्या किया? ब्राह्मणों को क्या किया? गायें दान की। ठीक है, ये प्राचीन परंपराएं रही हैं। यज्ञ करने के बाद भी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, गायों के रूप में देना, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी रही है। वैदिक काल में ये प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो नानसा यूप स्तंभ लेख जो किसका है? मालव गण जाति के श्री सोम का है। किसका है? श्री सोम द्वारा स्थापित किया गया था। और उसमें पता चलता है कि इस मानव गण जाति के श्री सोम ने क्या किया? यहां पर यष्टि की स्थापना की और षष्ठी राग यज्ञ का संपादन किया। और ये यज्ञ कितने दिन चला? 61 दिन तक चला। और इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद में उसने एक स्तंभ लगाया जिसको आज अपन नानसा यूप स्तंभ कहते हैं, जो कब था? कब का है? 225 ईसा पूर्व ईस्वी का है, ठीक है।
और इसने ये स्तंभ लगाने के बाद में क्या किया, ब्राह्मणों को गायें दान में दी। ठीक है, ये तो थी आपकी मालव गणजाति। मालव गणजाति का हर पॉइंट आपको बताया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। जय श्री राम, खम्मा गणी।